दोस्तों यूपीएचईएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो कि हुई थी 30 अक्टूबर को सेकेंड मीटिंग में, तो उसमें कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे गए थे। 30 प्रश्न जीएस के थे और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो गौर से देखिएगा सभी प्रश्नों को। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों का सर्वशुद्ध हल मिलेगा और सभी प्रश्न बहुत ही दिलचस्प भी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे मैंने देखे हैं जिस पर लोग फोकस नहीं करते हैं, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में अगर आ जाएं तो आपको निश्चित रूप से कंफ्यूज कर देंगे। जैसे कि प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे, तो याद रखना कि कुल मिला के 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं और प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। और कौन तत्व मोनाजाइट रेत में पाया जाता है? प्राकृतिक तेल, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोयला? तो आप जानते हैं मोनाजाइट जो होता है इसमें थोरियम, लैंथेनम और सीरियम पाया जाता है, यूरेनियम नहीं होता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, थोरियम। और भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया उसका नाम था एनफील्ड राइफल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट था, एनफील्ड राइफल। ठीक है। फिर किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया? फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में हुआ था राग दर्पण का फारसी में अनुवाद। अगला क्वेश्चन था, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़े मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि हमको जो मतलब पेपर मिला वो पेपर बहुत ही रफ तरीके से खींचा गया था, तो चित्र यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी मैं आपको सभी प्रश्न बिल्कुल सही बताऊंगा। प्रश्न यहाँ पर यह बन रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में 2 वॉल्यूम में दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी थी? और इस किताब को लिखा गया था किसके द्वारा? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। तो यहाँ पर नाम दिया गया है रमेश चंद्र दत्त। ये 13 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। 13 अगस्त 1848 से लेकर 30 नवंबर 1909 तक। 30 नवंबर 1909 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि इलेक्शंस यानी कि जो चुनाव होते हैं, तो संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? आपको निर्वाचन जब शब्द आता होगा तो दिमाग में 324 ही फ्लैश होता होगा, लेकिन याद रखना ये भाग 15 में उल्लिखित है। ठीक है। और अनुच्छेद जो है वो 324 से लेकर 329 तक के बीच में, भाग 15 में 324 से लेकर 329 के बीच में इलेक्शंस का प्रावधान किया गया है। तो इलेक्शंस आने वाले हैं, प्रश्न महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया था? भारत में प्रथम, अच्छा ये बताओ कि जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रथमा बैंक। ठीक है, प्रथमा बैंक। और ये बैंक किसने स्पॉन्सर किया था? सिंडिकेट बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया था, सिंडिकेट बैंक। और ये अस्तित्व में आया था 1975 में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इसका जो है हेड ऑफिस बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा मतलब संबंधित नहीं है और ये होता है ना शिक्षा के सिद्धांत, उस पर आधारित है और प्रश्न थोड़ा सा अस्पष्ट नहीं है। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा है कि फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स, तो इसको हम छोड़ देते हैं। प्रश्न अस्पष्ट होगा तो अपने किसी अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किसका प्रावधान करता है? अब ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब 21A जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। विकल्प डी इसका सही है। ये प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में कि ये जो अनुच्छेद 21A है, 21A, इसे किसकी यानी किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो एक समिति बनी थी, नाम आपको याद होगा, तपस मजुमदार समिति। 1999 में बनी थी, तब अनुशंसा इसकी की गई थी और इसे 2002 में, ठीक है, भारत का जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था तब राइट टू एजुकेशन को भाग 3 में शामिल किया गया था। संविधान के भाग 3 में
और इसे जो मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन होगा, देखो यहाँ पर आपको कुछ नाम दिखाई देंगे। निश्चित रूप से आप इन नामों पर ध्यान नहीं दिए होंगे। जो लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हमसे, वो लोग भी इस पर फोकस नहीं किए होंगे कि ये यार कोई बात नहीं, ये तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, लेकिन देखो एग्ज़ाम में आ गया है। अब ये नाम अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर सीरियस हो जाइए, अभी थोड़ा वक्त है और ऐसे नामों पर भी अब आप फोकस रखिए। जगजीत पवाड़िया, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, कल्पना कोचर और आइजैक हर्जोग, किसी का नाम याद आया? देखो आइजैक हर्जोग जो हैं ये इजराइल के प्रेसिडेंट बने हैं और इनका क्रम कौन सा है? 11वां क्रम है इनका, इजराइल के 11वें राष्ट्रपति। इसके बाद जगजीत पवाड़िया का नाम याद आया? ये महिला हैं, ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। इसके बाद डॉक्टर पैट्रिक अमोथ का संबंध जो है WHO से है और कल्पना कोचर का संबंध जो है ये बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से है। तो इस प्रकार से विकल्प डी आपका यहाँ पर सही था। अब देखो ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से कंफ्यूज किया होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में खेला गया था, तो पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? आपका नाम आपको जो है फ्लैश हुआ होगा नाम कि नीरज चोपड़ा, जो कि भारत के लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो पहला गोल्ड मेडल जीता था वो एक शूटर हैं, यांग कियान। अब तो आप समझ गए होंगे कहाँ की हो सकती हैं, नाम से स्पष्ट है ये चीन की थी और इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक के दौरान। निम्नलिखित देशों में से मई 2021 में किसने चाइना 17+1 संघ से अपने को अलग कर लिया? अब करंट अफेयर में ये प्रश्न मैंने पढ़ाया था, अब आपको याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्न अब आपको फोकस में रखने होंगे, दिमाग में रखने होंगे। ये देश था लिथुआनिया, ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं और प्रश्न यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर लिखा गया है पराक्रम दिवस। अब ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है। पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस। ये तारीख आपको याद होनी चाहिए, तारीख इसकी 23 जनवरी और 2020 में इसे पहली बार मनाया गया था, 2021 में इसका दूसरा संस्करण होगा। और देखो उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना शुरू की गई थी, जब योगी सरकार बनी थी तभी ये योजना शुरू हुई थी। तो बताओ कि सबरी संकल्प योजना किस लक्ष्य के साथ स्टार्ट की गई थी? कुपोषण समाप्त करने के लिए, निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए, परित्यक्त महिलाओं के शरण के लिए, स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा के लिए। तो सही जवाब इसका था ऑप्शन ए, कुपोषण समाप्त करने के लिए सबरी संकल्प योजना की स्टार्टिंग की गई थी, शुरुआत की गई थी। चिंतन शिक्षण क्या है बताओ? अब देखो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, चिंतन शिक्षण, ये जब परीक्षा आप दोगे कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो ऐसे प्रश्न उसमें दोबारा से आ सकते हैं, या फिर यही जो परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें भी प्रश्न रिपीट हो सकता है, मिलते जुलते प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो चिंतन शिक्षण क्या होता है? विचारों का पुनर्उत्पादन। इससे क्या होता है, जो विचार होते हैं उनको पुनर्उत्पादित किया जाता है। अब देखो यहाँ पर पूछा रहा है कि अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नांकित सोपानों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। अनुसंधान प्रक्रिया समझ रहे हैं ना? तो जो शोध का प्रोसेस होता है, रिसर्च का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो स्टेप्स होते हैं उसको आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना था। तो ये तो आसान था। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, डाटा का एकत्रीकरण, डाटा संग्रह उपकरण विकसित करना, डाटा प्रसंस्करण और विश्लेषण, अनुसंधान समस्या का सूचीकरण। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप अनुसंधान समस्या का सूचीकरण करेंगे, उसके बाद एक उपकरण बनाएंगे, मतलब उसको विकसित करेंगे, जिसके द्वारा आप डाटा का कलेक्शन करेंगे। तो पहले स्थान पर ये, दूसरे स्थान पर ये आ जाएगा, फिर डेटा का एकत्रीकरण होगा तीसरे स्थान पर, फिर होगा डेटा प्रसंस्करण और विश्लेषण। तो इस प्रकार से इसको आप उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो होगा वो असंरचित हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड ये जो है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन डी हो सकता है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? अब देखो इस पर बहुत सारे लोग फोकस नहीं करते होंगे, लेकिन उत्तर तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। और निम्नलिखित में कौन शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था है? शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था क्या होती है? देखो यहाँ पर मूल्यांकन करना, क्रमबद्ध करना,
पहचान करना, उपचार करना, तो सबसे पहले उसको पहचानना होगा आपको, यानी कि डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है, उसे ब्राउज़र कहते हैं। ये भी आसान सा प्रश्न था। जीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था। जीपीयू का मतलब बताओ। जीपीयू का मतलब यहाँ पर ग्राफिक पैकिंग यूनिट, जनरल पर्पस यूनिट, ग्रिड प्रोसेसिंग यूनिट या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो सही जवाब ऑप्शन डी है यहाँ पर। और एक वेब पेज को किसके द्वारा क्रम कल्पित किया जा सकता है, मतलब डिजाइन किया जा सकता है, तो HTML के द्वारा, ठीक है। तो विकल्प सी इसका सही जवाब था। इंटरनेट संधार में कुकीज़ के बारे में पूछा गया था कि कुकीज़ का क्या काम है। प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर मतलब इंटरनेट कम्युनिकेशन के बारे में कुकीज़ का क्या रोल है, यही प्रश्न है यहाँ पर। और कुकीज़ के बारे में आप जानते होंगे, पूरे सत्र के द्वारा क्लाइंट की ओर से जानकारी एकत्रित करना, तो ये काम होता है कुकीज़ का। कई बार आपने देखा होगा कि आपसे पूछा जाता है कि कुकीज़ को क्लियर कर दें क्या, तो जब आप क्लियर कर देते हैं तब वही वेब पेज उसको दोबारा से ओपन करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। 25वां क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन एक पुरस्कार संगणक विद्वान की, अब देखो संगणक लिखा गया ना, संगणक होना चाहिए था यहाँ पर, हालांकि संगणक ही होगा। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा एक पुरस्कार कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये ट्यूरिंग पुरस्कार है, ठीक है। विकल्प ए सही होगा, ट्यूरिंग पुरस्कार। फील्ड मेडल, इसे जो है गणित के क्षेत्र का नोबेल कहते हैं। नोबेल तो आप जानते हैं, ये भी हाल ही में 6 क्षेत्रों में से दिया गया है। और एबेल पुरस्कार पूछा गया है, तो एबेल पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। फिलहाल कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसे कहते हैं ट्यूरिंग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन ए है। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक क्या है? एबियोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम होता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस की एक मिट्टी है, ठीक है, तो ये जीवित नहीं है। बाकी कवक, बैक्टीरिया, पौधे तो ये तो जीवित हैं। ह्यूमस क्या है? मिट्टी है, लेकिन ये इकोसिस्टम का एक अजैविक यानी कि एबियोटिक कंपोनेंट है। और अगला क्वेश्चन था कि इको मार्क से दिया गया है, 3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा संबंधित है कौन सा नहीं है। तो इको मार्क कौन देता है? BIS देता है क्या? नहीं, BIS तो हॉल मार्क देता है। तो ये जो मतलब पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है इको मार्क, तो ये तो गलत हो गया। पर्यावरण के अनुकूल दिया गया, मतलब पर्यावरण के अनुकूल इसे दिया जाता है जो उत्पाद होते हैं, ये सही है। और ये योजना बताया जा रहा है 2000 में प्रारंभ की गई थी, इसे 1991 में स्टार्ट किया गया था। यानी कि यहाँ पर सब गलत हैं, केवल 2 सही है, तो विकल्प डी आपका सही होगा। और ये भी याद रखना कि जो इको मार्क है इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था। 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कुल 26 सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था। विकल्प डी सही है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। और पृथ्वी तल के नीचे जो पिघली चट्टान होती है उसे कहते हैं मैग्मा, ऑप्शन बी। तो ये 30 प्रश्न पूछे गए थे, और बाकी की जो प्रश्न जो होंगे वो हमको मिलते रहेंगे, हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली करिए। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि अगर कोई काम कर रहे हो तो जान लड़ा दो, या फिर जाने दो, कोई फ़ायदा फिर उससे नहीं होने वाला है। समय को किल मत करो, आप वही काम करो जिससे आपको जो करना है, जो आपको हासिल करना है, उसी में अपना सब कुछ लगा दो। और छोटी छोटी लड़ाइयों को बंद करो, ठीक है, बड़ी लड़ाई की ओर फोकस करो। अब केले वाले से जाके अगर कोई लड़ रहा है, 5 रुपये महंगा क्यों दे दिया, या फिर कोई इसलिए लड़ रहा है कि उसका कुत्ता आपने, मतलब उसका कुत्ता जो है आपको काट लिया है या दौड़ा लिया था, आप उसका FIR कर रहे हो, तो मिला जुला की स्थिति ये है कि हर चीज़ को इग्नोर करो, फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे करो जो बड़ी लड़ाई है, जिसके द्वारा आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और अगर वहाँ तक आप पहुँच गए तो ये सारे टुच्चे लोग तो आपको वैसे ही नमस्कार करने वाले हैं, ठीक है। तो अपनी लड़ाई को पहचानो और बने रहो हमारे साथ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और करंट अफेयर के लिए बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर का पूरा करंट अफेयर आपको करवा दिया जाएगा, चिंता आप बिल्कुल भी मत करिए। थैंक यू सो मच।